हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2024 जो 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, बिहार पुलिस में वर्ष 2010 से लेकर के पिछली बार 1 अक्टूबर 2023 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द हो गया था, वहाँ तक जितने भी पॉलिटी के यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको हिस्ट्री कवर कराया हुआ था। 2010 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, एनशियंट हो या फिर मेडाइवल हो, सबको एक ही में मैंने आपको कवर कराया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह बिहार पुलिस का घटना चक्र 2024 है। सारे प्रीवियस ईयर को हमने इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस की इन बचे हुए दिनों में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2024 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि बिहार पुलिस 2024 के लिए हम लोग 2010 से लेकर के अब तक जो पिछली बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर, जो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था, वहाँ तक इंडियन पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको पहले कवर करवा देता हूँ। देखिए, प्रश्न पढ़िएगा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। सभी किसके सदस्य होते हैं? सब लोग आंसर कमेंट करिए कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये सभी सदस्य जो हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसकी स्थापना भी याद रखेंगे 1952 में हुई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, तो आपको याद रखना है 1952 में, 1952 में हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की बात कर रहा है, कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। अच्छा देखिए, जो CAG होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। और इनका कार्यकाल जो होता है ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। जो भी पहले ये पूरा कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में 6 वर्ष दिया गया है। ठीक है ना, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही दिया गया है, और यहाँ से आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। बिल्कुल, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। कौन कौन से हैं तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। भारत की CAG की नियुक्ति जो है, अभी मैंने बताया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जो कि गलत दिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची जो 11 है उसमें भाषाओं से संबंधित है। आपको ठीक ठीक याद होगा कि जो अनुसूची 8 है ना, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये सही है। तो पहला और चौथा यहाँ पर सही दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए जो है, केवल 1 और 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं।
बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोका व्हील्स ऑफ द इंडियन फ्लैग? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पर देख सकते हैं 24 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि फ्रेटर्निटी का अर्थ। यहाँ पर देखिए फ्रेटर्निटी दिया गया है FRATERNITY। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? फ्रेटर्निटी का अर्थ है भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, भाईचारे की भावना। और इसी प्रकार से मैंने आपको 2010 से लेकर के अब तक बिहार पुलिस में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हो या फिर मेडाइवल हो, उन सबको मैंने एक सेशन में कवर कराया हुआ है। आज ही मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस दिया गया है नया वाला, जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उसको मैंने आज ही कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किस सूची के अंतर्गत? बताइए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स यह आता है आपका रेसिड्यूरी लिस्ट के अंतर्गत, यानी कि अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, ठीक है ना। और ई कॉमर्स भी याद रखिएगा, ई कॉमर्स भी इसी के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स अगर आपसे पूछा जाए कि किस सूची के अंतर्गत आता है तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, ठीक है। इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची, उसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आपको ठीक ठीक याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपको भली भांति याद होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पर 44 दिया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44। चलिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर हैं। यहाँ से देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और संवाद के लिए यांत्रिकी पर, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सार्वभौम संसद की अवधारणा, ठीक है ना, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी? सार्वभौम संसद की अवधारणा जो है यह इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 15 जून 2005 दिया गया है। 15 जून 2005 को जो है इसको अधिनियमित किया गया था। और 12 अक्टूबर 2005 से जो है यह संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। चलिए तो यहाँ पर 15 जून 2005 दिया गया, अधिनियमित किया गया, तो इसी को हम मान कर चलेंगे ऑप्शन के हिसाब से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम चुनाव के बाद अभी इलेक्शन भी हुआ था, लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, और देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने जो है प्रोटेम स्पीकर इस बार किनको चुना था? तो भर्तृहरि महताब को, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, भर्तृहरि महताब को जो है इस बार प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम यह विचार जो है एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर देखिए एम.एन. रॉय ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, ठीक है ना। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आपको अच्छे तरीके से याद होगा, राज्यों के संघ के रूप में। तो यहाँ पर देखिए राज्यों का संघ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य? यहाँ पर देखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात किया जा रहा है, मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है।
तो मूल कर्तव्य जो है ये किस भाग में है? तो ये भाग 4A में है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है, 51A के अंतर्गत, ठीक है ना। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भी अच्छा, टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए, टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? फटाफट सब लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? यह आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो है 227 है, यानी कि 227 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यहाँ पर ऑप्शन आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव जो होता है यह लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, यहाँ पर देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया ऑप्शन ए में, यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। चलिए अब जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2010 से लेकर के अब पिछले बार तक, जो 1 अक्टूबर का पेपर हुआ था वो मैं मैंने करा दिया, जो उससे पहले के एग्जाम हुए वहाँ तक जितने पूछे गए हैं उनको मैं अब आपको कवर करवाऊंगा। चलिए एक ये वाला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अब हम लोग बाकी के प्रश्नों को कवर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और देखिए अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है। और अनुच्छेद याद रखिएगा 17 बड़ा पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, तो इसे भी आप निश्चित रूप से ही ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखिए जितना जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को कवर भी कर लेंगे। 100 से अधिक, लगभग 150 के आसपास इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। चलिए बताइए कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) के तहत। अच्छा अनुच्छेद 24 भी जान लीजिए। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो इसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 मैंने अभी आपको बताया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए और सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिएगा। भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त सूची का मतलब समवर्ती सूची है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? अच्छा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, चौथा प्रश्न। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 4 राज्य काउंट करिए उंगली पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगर पूछेगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो ये 6ठी अनुसूची है। इसे भी इस तरह से भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र की संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। जितना जल्दी आंसर कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को कवर कर लेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा के संविधान से। संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है और संसदीय अगर पूछेगा तो संसदीय ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में संसदीय सीट यानी कि लोकसभा की सीट की बात की जा रही है। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 है। 40 है। अच्छा राज्यसभा की कितनी है, तो 16 है। राज्यसभा की 16 है। विधानसभा का 243 है और विधान परिषद का 75 है। तो ये सभी पॉइंट साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है। राइट आंसर कमेंट करिए, जल्दी से लगाइए इस प्रश्न को, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यह कौन सा हो जाएगा, तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं किनके नाम के अंतर्गत किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अच्छा आर्टिकल 53 आपको याद होगा, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति में केंद्र की कार्यकारी शक्तियां निहित होंगी। ठीक है ना, कार्यकारी शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग जल्दी में सेशन को कवर करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए लोकसभा, ठीक है, और एक विधानसभा है, राज्यों में विधानसभा है। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु जो है यह 25 वर्ष है। राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद का कितना है, तो ये 30 वर्ष है, इन दोनों का 30 वर्ष है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं ये कौन रही हैं, जल्दी से इसका नाम कमेंट करिए, इनका नाम जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये मीरा कुमार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा लोकसभा की पहली महिला महासचिव अगर पूछा जाएगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव, इनका भी नाम आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है, गलत भी है तो भी आंसर कमेंट करिए। कोई नहीं, गलती करके जब आप सीखेंगे तो वो बातें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए बताइएगा इनमें से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर के 1969 तक जो है ये राष्ट्रपति पद पर रहे थे। और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल भी रहे थे, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने का अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 या फिर 33%, 33% सदस्य जो है ये अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है। एक संपत्ति का अधिकार क्या है, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपको 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में, इसको जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके, पहले ये मौलिक अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार भी ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ है, विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार की सूची में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो फ्रेंड्स यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारत का महान न्यायवादी। वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमनी है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 76 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए कितना होता है। अच्छा, आपको याद होगा कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्यसभा का सभापति, ये राज्यसभा का सभापति कौन हो गया, तो ये उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है। अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राज्यसभा का सभापति जो है यह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। चलिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा, तो फ्रेंड्स यह करता है राष्ट्रपति को, चूंकि ये उपराष्ट्रपति है इसीलिए अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान अपदस्थ कर सकता है, कौन कर सकता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जो महाभियोग है ये आर्टिकल 61 में है, ये चीज़ तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संसद के द्वारा, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है यह 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, इनका नाम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है फ्रेंड्स तो आप प्रश्न संख्या लिख करके, क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या अधिनायक तंत्र में। चलिए बताइए किस में जो है राजनीतिक दल आवश्यक है, तो ऑब्वियसली राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एक बार जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में संप्रभु कौन है, भारत में संप्रभु कौन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आसान प्रश्न है, तो ये भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। क्लियर। चलिए 23 नंबर है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है या फिर कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक लोकतंत्र जो है, अभी लोकतंत्र का जो स्वरूप है आधुनिक काल में, यह जो है एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, ठीक है, यह एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि चुन करके संसद में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची तैयार करता है कौन, तो चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट वहीं तैयार करता है ना, तो मतदाता सूची को हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार
मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कौन सा यह अधिकार है? तो आपको याद होगा यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह आर्टिकल 23 से 24 तक में है, यानी कि दो आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 23 में है और एक आर्टिकल 24 में है। 23 जो है यह मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को निषेध करता है, और अनुच्छेद 24 जो है मैंने आपको बताया था कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद किस में है? तो 19 से लेकर के 22 तक में है। समता का अधिकार जो है यह 14 से 18 तक में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए, और एक बार सेशन को लाइक भी करते चलिए, जो लोग जुड़ रहे हैं लाइक करते चलिए। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, और इसने अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया था, और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की जगह पर द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किया था। द्विस्तरीय, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की भी अनुशंसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 29 नंबर है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, बताइए। तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, उसमें केवल निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के न्यायाधीश के द्वारा नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो ये संवैधानिक मामले में अपील, दीवानी मामले में अपील, फौजदारी में भी, सैन्य मामले में अपील नहीं करता है। ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो अंतर्राज्यीय जल आयोग संबंधित मामले जो हैं यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। वित्तीय क्षेत्राधिकार भी नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से हमें टिक लगाना है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उपसभा अध्यक्ष के पैनल में से कोई एक सदस्य, हालांकि ये राष्ट्रपति चुनते हैं जो भी सदस्य जो है अध्यक्षता करेगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से हमें यहाँ पर बात करना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? सर्वप्रथम की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम कहा था किसमें? तो ये कहा था बेरुबरी यूनियनवाद 1960 में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अंग माना। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं?
अब यहाँ पर देखिए संसदीय लोकतंत्र को लिया गया है कहाँ से, तो ब्रिटेन से, और न्यायिक सर्वोच्चता को यूएसए से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछा गया है, जरा ध्यान से पढ़ करके आंसर बताइएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, प्रतिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद देखिए कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है ना, ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 40 मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में कितना, तो राज्यसभा में 16, ठीक है, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75। चलिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह किसमें प्रदत्त है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है किस अनुच्छेद में है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह संविधान के अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, अनुच्छेद 19 में है। याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी यहाँ पर लगाया गया है। तो यह जो संस्था थी यह कौन सी संस्था थी, तो यह योजना आयोग था। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 से। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है बताइए, तो सुमन बेरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। संविधान का अनुच्छेद 368, तो देखिए भाग 20 में अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से है, इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किस सूची पर। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किस सूची पर, जरा बताइए। अच्छा सबसे पहले बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो यह अनुच्छेद कौन सा है, एक बार कमेंट कर दीजिए कौन सा अनुच्छेद है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो देखिए यह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 213 है, क्लियर, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका राज्य सूची पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये तो मैंने बता दिया, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना। ऑप्शन डी जो है अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ, ये गलत है, अब तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। कब, तो आपको याद होगा कब बताइए, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, जिसमें कि क्या क्या जोड़ा गया था, तो जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो एकमात्र बार जो है संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। चलिए लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति जो है ये संसद की एक वित्तीय समिति है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है ना। और यह अपनी रिपोर्ट जो देती है यह लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है इस समिति का, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। बात की गई है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार पूछता तो राष्ट्रपति होता, राज्य सरकार पूछा गया है तो इसीलिए राज्यपाल हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, जरा उनका नाम कमेंट करिए तो मैं जानना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि नहीं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, नाम अवश्य ही ध्यान रखिएगा। चलिए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। तो देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, तो 352 ऑप्शन ए दिया गया है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। और भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अच्छा, चुनाव प्रणाली की अगर बात आई है तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, ये जनवरी है, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? और देखिए यह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राज्यसभा में होते हैं। चलिए सभी ऑप्शन को पढ़िए। राज्यसभा में होते हैं तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें तो 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 जो है यह राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है, तो 245, ठीक है, याद रखिएगा। और अधिकतम 250 हो सकते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 250 का मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इसमें से 238 जो होते हैं ना, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरह से देखिए 250 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित जो है यह किस अनुच्छेद में किया गया? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्णय करता है इसका? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110(1) इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो मैंने अभी बताया था उपराष्ट्रपति के जो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत, तो दोनों सदनों के सदस्य यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आता है। अच्छा, एक साइबर अपराध है। साइबर अपराध तो राज्य सूची में आ जाएगा, लेकिन साइबर कानून जो है यह आता है अपशिष्ट विषय में। और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इस विषय पर संसद अकेले ही कानून बना सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में अगर चीफ जस्टिस की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो ये के विनोद चंद्रन है। इनका नाम याद रखिएगा। इसका स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, पटना हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी सेशन को कवर कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि समय कम है और आप जल्दी जल्दी सेशन को कवर करिए और जो समय बच रहा है वो दूसरे सब्जेक्ट के रिवीजन पर लगाइए। तो यह 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको प्रेषित करता है? कमेंट करिए तो जल्दी इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किस प्रकार से? बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किस प्रकार से? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इस बात को तो पहले आपको ध्यान रखना है।
और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था? किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था? यह समिति कौन सी है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बताइए राइट आंसर। तो यह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसी की अनुशंसा पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A के 51A के अंतर्गत जो है जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उस समय 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। क्लियर? चलिए देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि भेजता है। ठीक है, लोकसभा में शायद 80 सीट है वहाँ लोकसभा की। बिहार में 40 सीट हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें से अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए कितना है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में 2 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में 25 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। गोवा में कितना है? तो देखेंगे गोवा में 2 है। फिर यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में 2 हो गया, बिहार में 40 हो गया, गोवा में 2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए गुजरात में कितना है? तो गुजरात में 26 है, गोवा में 2 हो गया, और छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 11 है। फिर यहाँ देखिए बिहार में 40 हो गया, आंध्र प्रदेश में कितना हो गया? 25 हो गया, और राजस्थान में कितना है? तो राजस्थान में भी कितना है? 25 ही है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ऑप्शन डी में हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित इसमें से कौन सी समिति नहीं है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा क्या आपका वाई अलग समिति हो जाएगा। यह समिति जो है गरीबी आकलन के लिए गठित की गई थी, तो यह गरीबी आकलन से संबंधित है। बाकी दिनेश गोस्वामी तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति यह चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? कौन सा यह अनुसूची है? बताइए कौन सी अनुसूची है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है यह चौथी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख है। ठीक है, छठी अनुसूची तो मैंने आपको बता ही दिया। छठी अनुसूची बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? देखिए प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा दोनों याद रखिएगा। देखिए प्रस्तावना को लिया गया है यूएसए के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है ना इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा की सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति जो है कोरम जो है, यह कोरम जो है 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 10वां भाग अथवा 10 से 10 इनमें से जो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध किससे है? बताइए। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध जो है ये केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नागरिकता संबंधी उपबंध नागरिकता संबंधी संविधान के किस भाग में है? देखिए भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में नीति निर्देशक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 2001 में। कब? 2001 में। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और अब जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना यह एक मौलिक अधिकार भी है इनका, जो कि अनुच्छेद 21A में है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा, यानी कि भारत की बात की जा रही है ना, तो यह भाग 17 में है।
भाग कौन सा, तो भाग 17 में। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था। अच्छा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है यह महापौर होता है। कौन होता है, महापौर होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी। एक बार फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, गला सूख रहा है, आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद रखता हूँ मैं। लाइक से मोटिवेशन मिलता है। प्लीज एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा, यह 73वां संविधान संशोधन था, 1993 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। भारत सरकार का कौन सा संगठन है, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जिसको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है। ठीक है। चलिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है यह क्या है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह नागरिकों के प्रति जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को तो वैसे औपचारिक रूप से 4 अगस्त 2009 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरे देश में यह 2010 से लागू हुआ था। इस चीज़ को भी आप यहाँ पर नोट करिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन से। बताइए राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, किसका शासन है, तो अनुच्छेद 356 मैंने बताया था कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और राज्य के राज्यपाल का शासन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित में से अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है, तो किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। बताइएगा इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो सामान्य कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, यह फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। यह आता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। तो ये यहाँ पर रिट की बात आई है, तो देखिए 5 प्रकार का रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। यह रिट कौन कौन सा है, तो 4 रिट यहाँ पर दिए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, परमादेश और अधिकार परीक्षा लेख। और तीसरा जो है ये है प्रतिषेध लेख, 5वां जो है ये प्रतिषेध लेख है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 78। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, कौन सा है वह, बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, तो वह था जो द्वैध शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पृथक निर्वाचन जो है यह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में था, आपको याद होगा। ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। तो आपको याद होगा 370 जो है ये जम्मू कश्मीर में था, जो कि अब हटा लिया गया है। तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा का, जो कि अब हटा लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ थी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। अच्छा, ये कौन सी अनुसूची है, तो फ्रेंड्स यह 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इससे भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो फ्रेंड्स यह कौन करता है, जल्दी से बताइए।
तो ये प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ राष्ट्रपति कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन। न्यायाधीश मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन है। राज्य का पूछा गया है, तो ये होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, अनुच्छेद 165 के तहत, याद रखिएगा। तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। कौन सा यह अनुच्छेद है, तो देखिए यह अनुच्छेद जो है यह कौन सा है। सभी लोग एक बार इसका आंसर कमेंट करिएगा, कौन सा यह अनुच्छेद है। अच्छा 14 तो मैंने आपको बता ही दिया था कि विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ऑब्वियसली अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए शिक्षा और वन जो है यह संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो फ्रेंड्स यह आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। शिक्षा, स्वास्थ्य, वन ये सब जो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत कथन को चिन्हित करिए। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य में लाभ के पद पर आसीन हो। सही है, भंग किया जा सकता है, ठीक है, नहीं तो ये सही कथन है। वह मानसिक रूप से विकसित हो, सही है। दिवालिया हो, सही है। कौन सी कथन जो है गलत है इसमें से, तो उसकी आयु 30 वर्ष हो। अगर 30 वर्ष हो तो उसको थोड़ी ही हम लोग उसको सदस्यता को भंग किया जा सकता है, नहीं, तो यही कथन जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो 2 अक्टूबर 1959 आपको याद होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत किया था। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया है, तो यह जो है यह राष्ट्रीय महिला आयोग है। इसका गठन किया गया था कब, तो 1992 में पहली बार इसका गठन हुआ था, यानी कि पहला राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। और उस समय पहली बार अध्यक्ष बनाई गई थी श्रीमती जयंती पटनायक को, ठीक है ना। चलिए 90 नंबर देखिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो ये 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सरकार का रूप जो है क्या है। भारत में सरकार का स्वरूप क्या है, तो फ्रेंड्स भारत में जो है संसदीय है, ठीक है ना, संसदीय राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए संघवाद का क्या अर्थ है। संघवाद का क्या अर्थ है, तो संघवाद का जो अर्थ है इसमें से क्या है, तो संघ और राज्य के बीच शक्ति का यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। तो राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाएगा तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के कार्यकाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि अस्थायी सदन है, कभी ये भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य पूछा गया है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अन्यथा आप राज्यसभा का कार्यकाल दे करके 6 वर्ष लगा दीजिएगा, तो ये राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाएगा, 6 वर्ष लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, और लोकसभा का 5 वर्ष, विधानसभा का भी 5 वर्ष और विधान परिषद का 6 वर्ष, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे, बौद्ध धर्म भी अपनाया था इन्होंने, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, संविधान निर्माण से तो थे ही। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं ये चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है यह स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में,
हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। देखिए विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। बिहार में है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, गुजरात में नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है इसमें से। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्येक पार्टी अपना चुनाव चिन्ह खुद तैयार करती है, ये नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिएगा कि मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व, नहीं 48 घंटे के पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो यह अधिकार जो है यह समता का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यानी कि 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत इसको अब मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है फ्रेंड्स निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई। तो अब मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहिए, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्षता दिया गया है। उसके बाद चलिएगा कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता का अर्थ जो है यह क्या है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन जो है यही सांप्रदायिकता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है इसमें से क्या है? तो सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न करेंगे 105 नंबर कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? कब नहीं कर सकता है? तो अगर आप वयस्क हुए ही नहीं हैं, वोट डालने के लिए अभी 18 वर्ष आपकी आयु हुई ही नहीं है, तो आप कैसे करिएगा? तो अवयस्क हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये तो आपको पता है ना कि राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में, ठीक है ना। तो फांसी की सज़ा को जो है निरस्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसी भी व्यक्ति के जो सज़ा है उसको कम करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के ही पास है, यानी कि क्षमादान की शक्ति। ध्यान रखिएगा आप। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? 1946 में उद्देश्य संबंधी जो प्रस्ताव थे इसकी रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा जो थी उसके सामने प्रस्तुत किया था। चलो उसके बाद देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। देखिए विधान परिषद मैंने बताया था आपको कि 6 वर्ष होता है, ठीक है, राज्यसभा की तरह। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह संविधान के द्वारा ही तो दिया गया है, तो संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? बताइए, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? जिला परिषद है। जिला परिषद सही आंसर होगा इसका। उसके बाद इसका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपसे सिर्फ मैं एक लाइक चाहता हूँ, एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए अनुच्छेद 19 में क्या जो है अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 में नहीं है, यह अनुच्छेद 21 में है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित
नहीं किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 19 में नहीं है, बाकी सभी अनुच्छेद 19 में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता संघात्मक शासन प्रणाली, संविधान सभा के द्वारा निर्मित संशोधनात्मक शासन प्रणाली, अलिखित संविधान नहीं है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है। ठीक है ना, तो यही विशेषता नहीं है अलिखित, क्योंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की यानी कि अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय पूछा गया है। अगर उच्चतम न्यायालय पूछता, सुप्रीम कोर्ट पूछता, उच्चतम न्यायालय पूछता तब 65 वर्ष हो जाता, उच्च न्यायालय पूछा है तो 62 वर्ष हो जाएगा। हालांकि ये प्रस्तावित 65 वर्ष है, लेकिन अभी 62 वर्ष ही है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? बताइएगा, यह कौन सा जो है संविधान संशोधन कहता है? तो फ्रेंड्स, यह 73वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारे कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है यह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, चलिए, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो यह भाषा कौन सी थी? भाषाई आधार पर गठित आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। और 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री ये कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक है, पहले रक्षा मंत्री, याद रखिएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और आप लोग अपने स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है यह पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। चलिए, आखिरी प्रश्न आज के सेशन का कि किसने कहा था, नहीं एक प्रश्न और है, अगला प्रश्न हमारा, पहले इसको पढ़ लीजिए। किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये अरस्तू ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका आंसर आप कमेंट करिए, अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए।